हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ कैप्सूल सीरीज के एक नए लेक्चर के साथ, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर एडॉप्टेशन। सेलुलर एडॉप्टेशन होता क्या है? ये एक पैथोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, एट्रॉफी क्या होता है, इन सारे टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। इनके ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि बॉडी के किस ऑर्गन, किस टिश्यू या किस सेल में ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सेलुलर एडॉप्टेशन। सेलुलर एडॉप्टेशन होता क्या है? ये जो सेलुलर एडॉप्टेशन है, कोई भी सेल, हमारी जब सेल है उसके ऊपर यदि कोई स्ट्रेस पड़ता है, सेल के ऊपर जब कोई स्ट्रेस पड़ता है तो वो सेल क्या कर लेती है? अपने आप को एडॉप्ट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। इसी को क्या बोलते हैं? सेलुलर एडॉप्टेशन बोलते हैं। सेल या टिश्यू के ऊपर कोई अनफेवरेबल कंडीशन या प्रेशर अप्लाई होता है, स्ट्रेस अप्लाई होता है, तो स्ट्रेस अपने फिनोटाइप्स को चेंज करके, किसको? अपने फिनोटाइप्स को चेंज करके दूसरे फिनोटाइप्स में कन्वर्ट होके और अपने सर्वाइवल को, चांसेस को मेंटेन करना, अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर एडॉप्टेशन बोलते हैं। अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं सेलुलर एडॉप्टेशन होता क्या है। For the sake of survival on exposure to the stress, the cell make adjustment with the changing in their environment to the physiological need and non-lethal pathological injuries. कोई भी पैथोलॉजिकल इंजरीज हो, नॉन लिथल पैथोलॉजिकल इंजरीज हो, कोई भी स्ट्रेस हो, तो अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ क्या कर लेती है? एडजस्टमेंट कर लेती है। फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑन एक्सपोजर टू द स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस का एक्सपोजर हो तो सेल क्या कर लेगी? अपने आप को एडजस्ट कर लेगी चेंजिंग इन देयर इन्वायरमेंट के साथ, टू द फिजियोलॉजिकल नीड एंड टू नॉन लीथल पैथोलॉजिक इंजरी। ये हमारा सेलुलर एडॉप्टेशन हो गया। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देयर साइज, एट्रॉफी एंड हाइपरट्रॉफी रिस्पेक्टिवली। एट्रॉफी में क्या होगा? डिक्रीजिंग इन साइज होगा। एट्रॉफी में क्या होगा? ये जो टर्म है हमारा एट्रॉफी, इसमें मेनली जो सेल का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। और हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। तो एट्रॉफी का मतलब एट्रॉफी, सेल का साइज का इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना। और हाइपर, हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपरटेंशन बोलते हैं ना, तो जो हाइपर वर्ड होता है वो क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ने की बात करता है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी सेल के साइज में क्या हो जाना? इंक्रीजमेंट हो जाना, सेल की साइज क्या हो जानी? बड़ी हो जानी। बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर, हाइपरप्लेजिया, एंड changing the pathway of the phenotypic differentiation of the cells, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। अब ये हाइपरप्लेजिया क्या होता है? सेल में क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, सेल के नंबर में। हमने यहां पे देखा था ना कि सेल के नंबर में क्या हो गया था? डिक्रीज हो गया था। ठीक है, ये था हमारा एट्रॉफी हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया। एट्रॉफी मतलब सेल का साइज घट जाना, और हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का साइज बढ़ जाना। हमने हाइपरप्लेजिया की बात की, किसकी बात की? हाइपरप्लेजिया की बात की। हाइपरप्लेजिया में क्या हो जाता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर काउंट्स में इंक्रीज आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। सेल का जो नंबर है, जो नंबर काउंट्स हैं, उनके क्या हो जाना? उनके नंबर्स में इंक्रीज आ जाना, इंक्रीजमेंट हो जाना, उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइपरप्लेजिया बोलते हैं।
ठीक है, ये तीनों टर्म आया, आप समझ में आया होगा। तो जो सेलुलर एडॉप्टेशन हो रहा था, जो अपने इन्वायरमेंट के साथ वो एडजस्टमेंट कर रही थी, वो पहले किसको कर रही थी? फिनोटाइप को चेंज करके कर रही थी। फिनोटाइप में क्या था हमारा? मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया था, एट्रोफी था और हाइपरट्रॉफी था। अब हम देखते हैं दूसरा, चेंजिंग द पाथवे ऑफ फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन। फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन के पाथवे को चेंज कर दे। फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जो अपीयरेंस होती है सेल्स की, जो सेल्स का फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको चेंज कर दे सेल, तो इसी को बोलते हैं हम फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। मेटाप्लेजिया इसके अंदर आता है एंड डिस्प्लेजिया आता है। मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? फिनोटिपिक में मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया आ जाएगा। इसमें सेल्स अपने टाइप्स को चेंज कर लेती है। इपिथेलियम सेल किसी और सेल में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वैमस सेल किसी और सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कब तक? जब तक ये सेल के ऊपर वो स्ट्रेस एक्सपोजर अप्लाई रहता है। जब तक वो स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ता रहेगा तब तक सेल अपने टाइप्स को छोड़ के दूसरे टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं सेलुलर एडॉप्टेशन। ये हमारा फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाता है और ये हमारा जो सेल का फीचर है उसको उसके साइज और नंबर में इंक्रीज एंड डिक्रीज करके अपने सर्वाइवल के लिए एडॉप्टेशन करती है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि एट्रोफी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रोफी की। एट्रोफी होती क्या है? तो ये वर्ड है जो एट्रोफी, इसका हमने पहले बता दिया, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। किसके अंदर डिक्रीज हो जाए? साइज ऑफ द सेल के अंदर डिक्रीज आ जाए। द रिडक्शन ऑफ द नंबर and the size of the parenchymal cells of an organ or its parts which was once normal is called atrophy। जो कभी नॉर्मल हुआ करता था, जो ऑर्गन और ऑर्गन का पार्ट, वो क्या हो जाए? उसके नंबर और साइज में डिक्रीजमेंट आ जाए। मेनली किस में आता है? साइज डिक्रीज होती है। मेनली क्या डिक्रीज होती है? यहाँ पे साइज डिक्रीज होती है। और किस में होती है? पैरेनकाइमल सेल्स में। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके पैरेनकाइमल सेल के साइज में डिक्रीजमेंट हो जाना, रिडक्शन हो जाना। यदि उसका साइज नॉर्मल ऐसा है तो वो डिक्रीज होके छोटा सा हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रोफी बोलेंगे। कॉज क्या हो सकता है एट्रोफी का? एट्रोफी में ऑकर फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कॉज। किसी भी सेलुलर एडॉप्टेशन के मेनली दो कॉज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो पैथोलॉजिकल हो सकता है, एक फिजियोलॉजिकल हो सकता है। ये बात कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा कि किसी भी सेलुलर एडॉप्टेशन के, और सेलुलर एडॉप्टेशन होता क्या है? किसी नॉर्मल सेल पे यदि स्ट्रेस पड़ता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेती है जब तक उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता रहेगा। जैसे ही स्टिमुलस स्ट्रेस हटेगा तो वो जो टाइप्स है, जो फिनोटाइप्स है, जो चेंजिंग हुआ है उसके अंदर, वो फिर से रिवर्सिबल हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है, जो एडॉप्टेशन होता है, वो रिवर्सिबल होता है। अब इसमें दो रीजन आ जाते हैं, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की बात करें तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है? किसी भी हार्मोन या किसी भी एंजाइम के वजह से यदि कोई चेंज आता है सेल्स के साइज में, तो उसको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बोलेंगे। एट्रोफी इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यूज which could be due to the loss of endocrine stimulation और arteriosclerosis। किसके वजह से हो सकता है? लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये दो चीज हैं जो नॉर्मल फंक्शंस हैं। कोई भी सेल्स होती है उसकी एक लाइफ स्पान होती है, और जैसे अपने वो लाइफ स्पान को कंप्लीट करेगी एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और एजिंग की जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जब अपने वो लाइफ स्पान को कंप्लीट कर लेगी सेल, हर एक सेल की क्या होती है? एक लाइफ स्पान होती है। उसको जब कंप्लीट कर लेगी तो सेल ऑटोमेटिक वो अपने एजिंग प्रोसेस में चली जाएगी और सेल का साइज रिड्यूस होने लगेगा, उसका
डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, वो सेल्स डेथ प्रोसेस के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या होती है, विच कुड बी ड्यू टू द लॉस ऑफ इंडोक्राइन स्टिमुलेशन और आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इसके दो रीजन होते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के, एट्रोफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द लिम्फ नोड, अपेंडिक्स एंड द थाइमस। जो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, लिम्फ टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है, इन लिम्फ नोड्स में, अपेंडिक्स में और थाइमस में। ये तीन चीजों में हमारा फिजियोलॉजिकल एट्रोफी देखने को मिलती है, किसमें, लिम्फ नोड्स में, अपेंडिक्स में और थाइमस में। लिम्फोइड टिश्यू इन लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स एंड थाइमस, ये तीन चीजें याद रखिएगा जो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में देखने को मिलता है। और फिजियोलॉजिकल एट्रोफी होती क्या है, ड्यू टू द लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस, या किसी भी हार्मोन्स के इफेक्ट के वजह से यदि सेल्स के अंदर, सेल्स के साइज के अंदर रिडक्शन देखने को मिलता है, रिड्यूस होती है उसकी साइज, तो उसको फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बोलते हैं। जैसे लिम्फ नोड्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया और थाइमस हो गया। ये जो इंडोक्राइन स्टिमुलेशन, जो हार्मोन्स चाहिए होता है उसको, जो एंजाइम चाहिए होता है उसके ग्रोथ के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है, वो उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, वो अपने फंक्शन को लॉस कर देता है ड्यू टू इंडोक्राइन स्टिमुलेशन के लॉस के वजह से, और वो अपने साइज में रिड्यूस होने लगता है। जैसे थाइमस का एग्जांपल है, चाइल्डहुड में रहता है लेकिन जैसे ही एडल्टिंग प्रोसेस होती है थाइमस क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, स्मॉल होने लगता है। तो ये सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के, ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। एट्रोफी ऑफ गोनैड्स आफ्टर द मीनोपॉज, जब मीनोपॉज हो जाता है तो गोनॉइड का क्या हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, अपने साइज में डिक्रीज हो जाते हैं। ये किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल है। एट्रोफी ऑफ अ ब्रेन विथ एजिंग, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा जो ब्रेन है, जो वेंट्रिकल्स हैं, उनके अंदर साइज में रिडक्शन आने लगता है, वो भी एक एग्जांपल है हमारा फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का। एट्रोफी होता क्या है, मैंने अभी बताया, एट्रोफी मतलब किसी भी सेल के साइज में डिक्रीज आ जाना, उसको हम एट्रोफी बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये हमारी एट्रोफी थी। एट्रोफी के कॉज थे, एट्रोफी के दो कॉज होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। उसके बेसिस पे ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी थी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में क्या था, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। उसके एग्जांपल देखे हमने, लिम्फ टिश्यू इन लिम्फ नोड्स, गोनैड्स, अपेंडिक्स एंड थाइमस, ठीक है, और ब्रेन के अंदर। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी किसी भी पैथोलॉजिकल इंजरी के वजह से, या पैथोलॉजी किसी भी इन्फेक्शंस के वजह से। पैथोलॉजी क्या होती है, डिजीज का जो ऑकरेंस का जो फेनामिना है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। कोई भी डिजीज कैसे कॉज होती है बॉडी के अंदर, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टारवेशन एट्रोफी। स्टारवेशन एट्रोफी होता क्या है, स्टारवेशन का मतलब होता क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए किसका, लैक ऑफ फूड, ठीक है। जब हम फूड को बहुत ही लंबे समय के लिए स्टॉप कर देते हैं तो उसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा नेचुरल एनर्जी का, एनर्जी जनरेशन का फेनोमेना होता है, प्रोसेस होती है, वो हमारे जो बॉडी के अंदर क्या है, फैट स्टोर होते हैं, उनको यूज करने लगता है फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो ये स्टारवेशन एट्रोफी हो जाती है, जिसके वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं अपने साइज में। जहां पे फैट स्टोर है हमारे बॉडी में, वहां का साइज डिक्रीज होने लगता है। सेकेंड है हमारा इस्केमिक एट्रोफी। इसमें क्या होता है, स्मॉल एट्रोफी किडनी इन द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द रेनल आर्टरी। जो रेनल आर्टरी है उसके अंदर आर्टरियोस्क्लेरोसिस के वजह से जो किडनी का साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि किडनी के अंदर एट्रोफी हो जाना, किसके वजह से, जो रेनल आर्टरीज हैं उसमें आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाना। एट्रोफी ऑफ अ ब्रेन इन सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्रेन के अंदर क्या हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो जो ब्रेन का वेंट्रिकल का साइज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये भी हमारा इस्केमिक एट्रोफी का बेस्ट एग्जांपल है। इस्केमिक एट्रोफी होती क्या है, ब्लड का लैक कर जाना,
अब बात करते हैं डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गन है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज में नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी, वेस्टिंग ऑफ अ मसल्स ऑफ अ लिम्ब इमोबिलाइज्ड इन अ कास्ट, एट्रोफी ऑफ द पेनक्रियाज इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। जब पेनक्रियाटिक डक्ट का क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है? पेनक्रियाज का एट्रोफी हो जाता है। पेनक्रियाज का क्या हो जाता है? एट्रोफी हो जाता है। ये डिसयूज एट्रोफी के अंदर आ जाता है। पहला स्टारवेशन एट्रोफी था, दूसरा इस्केमिक एट्रोफी था, अब आ जाता है डिसयूज एट्रोफी। किसी भी ऑर्गन का यदि हम यूज करना बंद कर देते हैं तो उस ऑर्गन के अंदर क्या हो जाता है? एट्रोफी देखने को मिलती है। हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोपैथिक एट्रोफी। न्यूरोपैथिक एट्रोफी क्या होती है? पोलिनोमिलाइटिस होता है, मोटर न्यूरॉन्स डिजीज आ जाते हैं और नर्व सेक्शन आ जाता है। जब किसी हम नर्व्स को यूज करना बंद कर देते हैं, उस नर्व्स के अंदर कोई डैमेज आ जाता है, तो उसके साइज में क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन एट्रोफी क्या होता है? हाइपोप्यूटेट्रिज्म में लीड टू द एट्रोफी ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल एंड गोनैड। जब हाइपोप्यूटेट्रिज्म हो जाए, जब प्यूटेटरी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, हाइपोप्यूटेटिज्म हो जाता है, जो प्यूटेटरी ग्लैंड का जब जो मैकेनिज्म है, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाए, तो एट्रोफी हो जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड की एंड गोनैड्स की। द हाइपोथायराइडिज्म में कॉज द एट्रोफी ऑफ द स्किन एंड इट्स एड्रिनल स्ट्रक्चर। जब हमारे अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, तो हमारे जो स्किन्स हैं और उसके एडनेक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाता है? रिडक्शन देखने को मिलता है। हम बात करते हैं प्रेशर एट्रोफी। किसी भी ऑर्गन पे यदि हम प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एट्रोफी देखने को मिलता है। जैसे कि इरोजन ऑफ स्पाइन बाय ट्यूमर्स इन द नर्व्स रूट। जब हमारे बॉडी में क्या होता है? ट्यूमर्स होते हैं, तो वो एक्सपेंड करते हैं और दूसरे ऑर्गन पे क्या होते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं, और उस प्रेशर की वजह से उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एट्रोफी देखने को मिलता है। ये हमारा प्रेशर एट्रोफी के अंदर आ गया। इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, ठीक है, एट्रोफी। मायोपैथीज आ जाता है और टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाता है। इसका कोई रीजन नोन नहीं है, बट ये देखने को मिलता है टेस्टिकुलर एट्रोफी। जो टेस्टिकल्स हैं उनके साइज में रिडक्शन आ जाना टेस्टिकुलर एट्रोफी के अंदर आता है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एट्रोफी का। एट्रोफी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? यदि किसी ऑर्गन में एट्रोफी हुई है तो उसको बिना माइक्रोस्कोप के देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है? ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर आ जाते हैं। जो उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है उसमें आ जाते हैं। द ऑर्गन इज स्मॉल ऑफन श्रंकेन। ऑर्गन क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा और श्रंकेन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। द सेल्स बिकम स्मॉलर इन साइज बट आर नॉट डेड सेल्स। सेल्स क्या हो जाएंगी? साइज में स्मॉलर हो जाएंगी बट नॉट अ डेड सेल। श्रिंकेज इन द सेल साइज ड्यू टू द रिडक्शन इन द सेल ऑर्गेनल्स। अब साइज में रिडक्शन किस वजह से हो रहा है? उसके जो सेल्स ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। चीफली किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मायोफिलामेंट्स के अंदर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये 3 ऑर्गेनल्स है, इनके अंदर रिडक्शन हो रहा है और उसी की वजह से क्या हो रहा है? हमारा सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गया। अब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की। एट्रॉफी समझ में आई होगी। एट्रॉफी क्या थी? किसी भी सेल का साइज डिक्रीज हो जाना ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड मायोफिलामेंट्स। इनके अंदर डिक्रीज के कारण सेल का साइज डिक्रीज होना। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हमने देखा एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से सेल का साइज डिक्रीज होना, जैसे कि गोनैड्स थे, थाइमस था, लिम्फ नोड्स था। ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के। पैथोलॉजिकल एट्रोफी का स्टारवेशन पैथोलॉजी था, इस्केमिक था, डिसयूज था, प्रेशर था। ये सारे क्या थे? पैथोलॉजिकल एट्रोफी के एग्जांपल थे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिए कि
श्रंकेन हो जाती है सेल और साइज में डिक्रीज हो जाती है। अब हम हाइपरट्रॉफी की बात करें। हाइपरट्रॉफी होता क्या है? हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पेरेन्काइमल सेल्स resulting in the enlargement of the organ or tissue without any change in the number of cells. सेल्स के नंबर काउंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जो सेल्स का नंबर काउंट होता है, जो सेल्स का नंबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो साइज है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब हाइपरट्रॉफी होगी कैसे? इसके दो रीजंस हैं, पहला है फिजियोलॉजिकल और दूसरा है पैथोलॉजिकल। अब इसी के बेस पे हाइपरट्रॉफी को भी दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कॉज क्या है। इट इज आइदर कॉज बाय द इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और बाय हार्मोनल स्टिमुलेशन। या तो उस ऑर्गन का जो फंक्शनल डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए, कोई ऑर्गन है उसके जो फंक्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाए, और या तो जो हार्मोनल स्टिमुलेशन है वो चेंज हो जाए। ये किसके अंदर आ जाता है? हमारा कॉज के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। तो enlarged site of the uterus in the pregnancy in an excellent example of the physiological hypertrophy as well as the hyperplasia। जो प्रेगनेंसी के अंदर यूटेरस का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। वो किसके वजह से होता है? हार्मोनल इफेक्ट के वजह से होता है, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का। समझ में आया? अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी क्या होती है? हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटन मसल्स एंड कंपनसेंट्री हाइपरट्रॉफी। ये 4 टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके अंदर यदि उसके ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है, उसका डिमांड बढ़ता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की यदि लैक हो जाती है, कमी हो जाती है, तो जो कार्डियक मसल्स का क्या होता है? हाइपरट्रॉफी हो जाता है। ये कार्डियक मसल्स के अंदर होता है। स्मूथ मसल्स होती हैं, उनके अंदर यदि उसकी डिमांड या कोई हार्मोन स्टिमुलेशन होता है तो उसके वजह से भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। ये होता है कंपनसेंट्री। कंपनसेंट्री का मतलब है यदि हम अपने किसी ऑर्गन को काट लेते हैं, उसको कट करके या किसी एक्सीडेंट में या किसी ट्रॉमा में वो ऑर्गन कट जाता है, उसका कुछ पार्शियल पार्ट कट जाता है, तो वो ऑर्गन इटसेल्फ अपने नॉर्मल वेट को गेन करने के लिए कंपनसेंट्री हाइपरट्रॉफी करता है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है और अपना नॉर्मल वेट और साइज गेन कर लेता है विद इन फ्यू डेज। ये कंपनसेंट्री हाइपरट्रॉफी के अंदर आ जाता है। मार्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन इज इनलार्ज एंड हैवी। जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो इनलार्ज हो जाता है एंड हैवी हो जाता है। देयर इज अ enlargement of the muscles fiber as well as the nuclei। जो फाइबर्स हैं और न्यूक्लियाई हैं उसके अंदर भी enlargement देखने को मिल सकती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल देयर इज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मायोफाइब्रिल्स। यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफाइब्रिल्स, इनका जो साइज या नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा हाइपरट्रॉफी के अंदर आ जाते हैं मार्फोलॉजिकल फीचर्स। अब आता है हमारा हाइपरप्लेजिया। अभी तक हमने किसका पढ़ा? साइज का पढ़ा। अब ये नंबर आता है कि नंबर में इंक्रीज हो जाना। अभी तक हमने साइज में डिक्रीज को एट्रॉफी नाम दिया और साइज में इंक्रीज हो जाने को हमने हाइपरट्रॉफी कहा। अब ये नंबर में इंक्रीज हो जाना, उसको हमने क्या बोला? हाइपरप्लेजिया। एंड increase in the number of the parenchymal cells resulting in the enlargement of the organs and tissue। इसके कॉज की बात करें
तो इसके फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, फिजियोलॉजिकल कॉज के बेसिस पे क्या है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एट द प्यूबर्टी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड लैक्टेशन के टाइम पे जो ब्रेस्ट है फीमेल का, उसका साइज के अंदर, नंबर के अंदर इंक्रीज हो जाना, वो हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है। हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्रेग्नेंट यूटरस, द प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी ऑफ द नॉर्मल एंडोमेट्रियम आफ्टर अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, उस जब वो रप्चर होती है तो साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से उसका जनरेशन हो जाना, उसके नंबर में उसकी रेप्लिका बन के और अपने नंबर में क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। कंपनसेंट्री हाइपरप्लेजिया, दूसरी क्या होती है, कंपनसेंट्री हाइपरप्लेजिया, फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गन और कंट्रालेटेड ऑर्गन इन द पेयर्ड ऑर्गन, रीजनरेशन ऑफ द लीवर फॉलोइंग पार्शियल हेप्टो, जब लीवर के एक सेक्शन को काट के अलग कर दिया जाता है किसी भी कैंसर सेल्स की वजह से या चाहे किसी भी वजह से, तो जो लीवर है अपने नॉर्मल वेट को, अपने नॉर्मल साइज को अटेंड करने के लिए विद इन फ्यू डेज वो अपने नॉर्मल साइज को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, किसी भी पैथोलॉजिकल इंजरी के वजह से यदि नंबर में इंक्रीज आ जाए, किसी भी सेल्स या ऑर्गेनल्स के नंबर में इंक्रीज आ जाए तो उसे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। द इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया फॉलोइंग द ऑस्ट्रोजन एक्सिस, इट वुड बी इन वुंड हीलिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है, वुंड हीलिंग है, ठीक है। इन वुंड हीलिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ granulation tissues due to the proliferation of the fibroblast and the endothelium cells। जो वुंड हीलिंग होती है उसमें क्या बनता है, ग्रेनुलेशन होता है, ग्रेनुलेशन की प्रोसेस होती है, छोटे छोटे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और एंडोथीलियम सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेट करके क्या बनाती हैं, ग्रेन्यूल्स बनाती हैं और वुंड हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये एग्जांपल है हमारा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का। इसके फीचर्स की देखें तो there is an enlargement of the affected organ tissue and the increase in the number of cells, and due to the increase in the rate of DNA synthesis and increase mitosis of the cells, सेल की जो डिविजनल कैपेसिटी होती है, जो डिवीजन रेट होता है, माइटोसिस होती है, वो उसके अंदर इंक्रीज आ जाता है। अब मेटाप्लेजिया, हमने अभी तक क्या बात की, नंबर पे, अब हम फिनोटाइप चेंज की बात करेंगे। फिनोटाइप चेंज के अंदर क्या आ जाता है, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। फिनोटाइप चेंज का मतलब है सेल्स अपने एक टाइप को चेंज करके दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाना जब तक उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई है। तो मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप्स ऑफ द एपिथेलियम और मेसेनकाइमल एडल्ट सेल्स to the another types of adult or epithelium or mesenchymal cells, usually in the response to abnormal stimuli and often reverse back to the normal and removal of stimulus। जब अपना जो पैरेन्काइमल सेल्स है और मेसेनकाइमल सेल्स है वो एक टाइप से चेंज होके दूसरे टाइप में चेंज हो जाना, कब, जब उसके ऊपर कोई स्टिमुलस, एबनॉर्मल स्टिमुलस अप्लाई हो, और जब स्टिमुलस रिमूव हो तो फिर से वो क्या हो, चेंज रिवर्सिबल हो जाए, अपने नॉर्मल टाइप्स में वो कन्वर्ट हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। मेटाप्लेजिया क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला है हमारा इपिथेलियल मेटाप्लेजिया, देयर इज ऑफन मोर कॉमन टाइप, द मेटाप्लेस्टिक चेंजेस मे बी पैचेस और डिफ्यूज एंड यूजुअली result in the replacement stronger but less well specialized epithelium depending upon the types epithelium transformed, or two types of the epithelial metaplasia are seen, squamous and columnar। ये क्या थे, epithelial metaplasia के examples थे जिसमें depending upon the types of the epithelium transformation, two types of the epithelium metaplasia, पहला कौन था, स्क्वैमस और दूसरा कॉलुमिनर। यदि स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स चेंज आती हैं तो स्क्वैमस
इपिथेलियम मेटाप्लेजिया बोलते हैं, और कॉलुमिनर चेंज होती है तो कॉलुमिनर इपिथेलियम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब स्क्वैमस मेटाप्लेजिया यहाँ पे दिया हुआ है, इज मोर कॉमन होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग द स्क्वैमस मेटाप्लेग चेंज ड्यू टू द क्रोनिक इरिटेशन एंड मे लीड टू द मेसेनकाइमल केमिकल एंड इफेक्टिव इन द ऑर्गन। इन ब्रोंकस में क्रोनिक इसको ऊपर हो जाता है। यूट्राइन एंडोसर्विक्स में जो प्रोलैप्स होता है यूटरस का इन ओल्ड एज में, ये देखने को मिलता है। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? हमारे मेटाप्लेजिया के एग्जाम्पल थे, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया के एग्जाम्पल। कॉलुमिनर मेटाप्लेजिया में देखे तो सम कंडीशन इन विच देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द कॉलुमिनर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया इन द हिल्ड क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर, द कॉलुमिनर मेटाप्लेजिया इन बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस में क्या होता है कि जो हमारा इपिथेलियम सेल्स होता है वो कॉलुमिनर इपिथेलियम सेल्स में चेंज हो जाता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है। पहला था हमारा इपिथेलियम मेटाप्लेजिया, अब हमारा दूसरा टाइप क्या है? मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि ये लेस ऑकर होता है। वो क्या था? मोर कॉमन था। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। जो मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया है बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, और ये किस में पाया जाता है? इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एडल्ट टाइप्स ऑफ द मेसेनकाइमल टिश्यू टू द अनदर टाइप। इसमें जो मैच्योर मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो किसी अनदर टाइप्स ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स में चेंज हो जाती हैं। ऑसियस मेटाप्लेजिया। The osseous metaplasia is the formation of the bone in the fibrous tissue, cartilage and the myxoid tissue in arterial wall in old age, in the soft tissue in the myositis ossificans। ये किस में आ जाता है? हमारा osseous मेटाप्लेजिया के अंदर आ जाता है। कार्टिलेजियस में जब कार्टिलेज के अंदर चेंज आए तो उसे कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब डिस्प्लेजिया के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया मीन्स द डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट ऑफन एंड accompanies with the metaplasia and hyperplasia. It is therefore also referred to as the atypical hyperplasia. Dysplasia is occur most often the epithelium cells include। इसमें क्या होता है? जो सेलुलर एडजस्टमेंट है वो चेंज हो जाता है। सेल का अरेंजमेंट, सेल का टाइप्स, सेल का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाए। जैसे इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ द एपिथेलियम सेल्स, जो एपिथेलियम सेल्स की लेयर है उसके अंदर चेंज देखने को मिल सकता है। डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर। जो बेसल लेयर से लेके ऊपर तक की लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है, उसके अंदर अरेंजमेंट के अंदर चेंज देखने को मिल सकता है। लॉस ऑफ बेसल polarity and nuclei lying away from the basement membrane, increase cellular and nuclear pleomorphism देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिन देखने को मिल सकता है, और इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? डिस्प्लेजिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये आज का पूरा टॉपिक था हमारा सेलुलर एडॉप्टेशन। किसी भी स्ट्रेस के वजह से यदि सेल अपने फिनोटाइप को, अपने जो अपीयरेंस को चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर एडॉप्टेशन बोलते हैं। ये मेनली दो वे में होता है, या तो अपने साइज और नंबर को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके चेंज करे, या अपने फिनोटाइपिक डिफरेंशिएशन को चेंज करे। साइज और सेल में हमारा 3 आ जाता है, ट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। और फिनोटाइपिक डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे 2 आ जाते हैं, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। प्रॉपर हमने इसको डिस्कस किया 1 by 1 डिटेल में इसके एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैप्सूल सीरीज के, तब तक के लिए धन्यवाद।